और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर। इस दौरान वजीर आजम रियासती पुलिस सरबराहान के सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ख्वातीन मोर्चा के कारकुनों से भी खिताब करेंगे। आपको बता दें कि 3 रोजा प्रोग्राम का आगाज 20 दिसंबर को वजीर दाखिला की मौजूदगी में हो चुका है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे फरीद के पास, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद, पीएम इस वक्त गुजरात में है, क्या शेड्यूल है उनका आज? जी, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पे है और अभी वो केवड़िया स्थित जो ऑल इंडिया 53 डीजी कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन यहाँ पे किया गया है उसमें शिरकत करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। अभी देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे वो अभी विजिट कर रहे हैं। वहाँ पे इनको अलग अलग फोर्स के जो जवान हैं इन्होंने परेड की और सलामी दी है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट ले रहे हैं और उसके बाद सीधे वो जो टैंक सिटी है वहाँ पे जो डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है वहाँ पे वो उपस्थित रहेंगे। पूरा शेड्यूल आज का इनका है कि वो पूरा दिन डीजी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेंगे, जहां पे अलग अलग स्टेट से जो डीजी और आईजीपी सहित जो 150 आईपीएस अधिकारी यहाँ पे डीजी कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो यहाँ पे इनको प्रेजेंटेशन करेंगे और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो जांच एजेंसीज है, उसको किस तरह से ज्यादा सक्षम बनाया जाए और जो भी हमारे देश के सामने जो चैलेंजेस है, जैसे टेररिस्ट की चैलेंजेस है, इंटरनेशनल टेररिज्म का जो पूरा जो चैलेंजेस है उसके ऊपर वहाँ पे एक चर्चा होगी और डीजी के अधिकारी जो है उनको प्रेजेंटेशन देंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जो डीजी कॉन्फ्रेंस है उसका प्रारंभ करवाया था। 3 दिन तक ये डीजी कॉन्फ्रेंस चलेगी। कल दोपहर 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये डीजी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। तो ये पूरी जो हमारे देश की जो लॉ एंड ऑर्डर और जो जांच एजेंसीज को किस तरह से ज्यादा सक्षम बनाया जाए, आंतरिक सुरक्षा को और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल सक्षम बनाया जाए, ये पूरे जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पे ये डीजी कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहिए डीजी कॉन्फ्रेंस के अलावा भी कुछ प्रोग्राम में कोई रैली करने में या इस तरह के कोई प्रोग्राम है जिसमें शिरकत करेंगे पीएम? आज हम ऐसा कोई प्रोग्राम, कोई रैली का कार्यक्रम तो नहीं है। आज पूरा दिन वो डीजी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेंगे, लेकिन रात को यहाँ पे 7 से 8:30 बजे 1.5 घंटे तक एक अलग अलग जो 20 राज्य है वहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो कलाकार आए हैं वो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। वो बिल्कुल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में किया गया है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और कल्चरल प्रोग्राम भी देखेंगे। कल दोपहर 3:30 बजे वो यहाँ पे डीजी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेंगे और उसके बाद वो गांधीनगर महिला भाजपा का जो महिला सम्मेलन है उसमें उपस्थित के रहने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। चलिए फरीद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात गुजारने के लिए आज हैदराबाद आ रहे हैं। सदर जमहूरिया सिकंदराबाद में वाक़ राष्ट्रपति भवन में क़याम करेंगे। सदर जमहूरिया 22 दिसंबर को जिला करीमनगर का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रामनाथ कोविंद इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल सेल का भी इफ्तिताह करेंगे। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन, महाराष्ट्र के गवर्नर CH विद्यासागर राव भी शिरकत कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। संजय, राष्ट्रपति आज हैदराबाद आ रहे हैं, कब तक पहुंचने का उनका प्रोग्राम है और क्या शेड्यूल है आज का? आजम, आज शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाकिमपेट एयरपोर्ट पर आ रहे हैं एयरपोर्ट के विशेष विमान के साथ और उसके बाद वो सीधे राष्ट्रपति निलयम चले जाएंगे। उसके बाद कल उनका करीमनगर जिले में, जैसा कि आपने बताया, वहां पर एक प्रतिमा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, वहां पर प्रोग्राम है जहां वो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर से जो है वो उनके सामने उनकी स्पीच है और उसके बाद जो है वो 23 को यहाँ पर हैदराबाद में जो राष्ट्रपति निलयम है वहाँ उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा हुआ है। 24 तारीख को वापस हैदराबाद से चले जाएंगे। ये हर साल का प्रक्रिया है। राष्ट्रपति सर्दी के मौसम में यहाँ हैदराबाद आते हैं। देश में केवल 2 ही जगह हैं, राष्ट्रपति भवन है, एक दिल्ली और दूसरा हैदराबाद, और यहाँ वो हर साल जो है सर्दियों के मौसम में वीकेंड्स पर
दिसंबर के आखिरी महीने में, आखिरी वीक में जनरली राष्ट्रपति आते हैं, तो उसी प्रोग्राम के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हैदराबाद आ रहे हैं। संजय, एक तरह से देखा जाए, इससे पहले जो भी राष्ट्रपति आते थे तकरीबन 1 हफ्ते का या 10 दिन का शेड्यूल होता था, इस बार शेड्यूल सिर्फ 4 दिन का है, इसकी कोई खास वजह? आजम, जैसे कि जो राष्ट्रपति यहाँ पर हफ्ते या 10 दिन के प्रोग्राम के लिए पिछले सालों में आते रहे हैं, वो उसमें जनरली वो पूरे समय हैदराबाद में नहीं रहते। वो यहाँ हैदराबाद से यहाँ रात में यहाँ पर जरूर रुकते हैं, लेकिन उनके दूसरे देश में दूसरे प्रोग्राम होते हैं, उसमें आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार जो राष्ट्रपति आ रहे हैं वो 4 दिन यहाँ पर, मतलब 21 तारीख से 24 तारीख तक यहीं पर होंगे। 24 को वो दिल्ली रवाना होंगे। शॉर्ट प्रोग्राम है उनकी व्यस्तता की वजह से, लेकिन ये परंपरागत ट्रेडिशनल एक परंपरा है जिसको वो निभाने के लिए, और हर साल राष्ट्रपति जो है वो हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में रहने के लिए प्रवास पर आते हैं, और उसी की ये इस तरह से रस्मदाई है। चलिए संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में काबीना की तश्कील के मसले पर गुफ्तगू के लिए वज़ीर आला कमलनाथ दिल्ली में है। अपने क़याम के दौरान कमलनाथ आज कांग्रेस सदर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस सदर से काबीना की तश्कील पर तबादला ख्याल करेंगे। कमलनाथ कांग्रेस के सीनियर लीडर AK एंटनी से भी मुलाकात करेंगे। और खबर लातेहार मामले से जुड़ी हुई। रांची के जिला लातेहार कोर्ट ने 8 गौरक्षकों को मुजरिम करार दिया है। लातेहार के बालूमाथ में साल 2016 में गौरक्षकों ने 2 अक़लियती नौजवानों को पिटाई के बाद दरख्त से फांसी पर लटका दिया था। लातेहार कोर्ट ने अरुण साहा, विशाल कुमार तिवारी, सहदेव सोनी, मनोज साहा, अवधेश साहा, मनोज कुमार को मुजरिम करार दिया है। आज अदालत इन मुजरिमीन की सजा का ऐलान कर सकती है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे रांची का, जहां समाज नुमाइंदे नौशाद इस वक्त सीधे तौर पर फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। नौशाद, गौकुशी मामले में आज सजा का ऐलान होना है, कब तक फैसला आ सकता है, कब तक सजा का ऐलान हो सकता है? देखिए, जैसा कि हमारे वकील साहब से जो बात हुई है, ये जो सजा का जो ऐलान है वो दोपहर 2 बजे के बाद जो है आने का पूरा इम्कान है। लेकिन हम ये आजम ये बताना चाहेंगे कि अभी से ही वहाँ पे काफी सिक्योरिटी का जो है इंतजाम किया गया है। पूरे जो है वो जो अदालत का अहाता है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहाँ पे जवान, सिक्योरिटी के जवानों को लगाया गया है। और साथ ही हम ये बताना चाहेंगे कि वो जो मुलजमीन है जिनको मुजरिम करार दिया गया है 2 नौजवानों ताजिरों के कत्ल के इल्जाम में, उसकी हमदर्दी में भी काफी तादाद में जो है लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बहुत ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, और जैसे कि वो खबरें मिली हैं कि ये रांची और दीगर इलाकों से भी जो है उनके हमदर्दी में या हिमायत में जो मुजरिमीन हैं उनकी हिमायत में लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पे देखा जाए तो काफी एक संजीदा मामला वहाँ पे है। और जिस तरह से फैसला आया है वो अदालत का, उससे अमन पसंद लोगों में और खास तौर से जो मकतूल के अहले खाना है उनके अंदर भी खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद जो है एक पहली नौयत का इस तरह का जो मामला जो मुल्क में आया था मॉब लिंचिंग का, उसमें जो है इंसाफ मिला है। तो एक तरफ ये खुशी भी है और दूसरी तरफ जो है एक गम का भी माहौल है। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जो बेशतर जो उसमें ये मुजरिमीन है उन्हें जो है उम्र कैद की सजा, और चूंकि ये केस जो है काफी संगीन मामला है और शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने ये फैसला दिया है। जो ADJ अव्वल ऋषिकेश कुमार की अदालत ने ये जो फैसला सुनाया है, तो ये फैसला आने के बाद ये काफी जो है वहाँ पे उसमें ये देखा जा रहा है कि खुशी भी है और ये वहाँ पे काफी अदालत में सिक्योरिटी का जो है इंतजाम किया गया है। तो अब ये यकीन एतमाद लोगों का बहाल हुआ है और ज्यादा मजीद जो है मुस्तहकम हुआ है, जैसा कि यहाँ पे सामाजिक कारकुनान और अमन पसंद लोग अपने जाहिर कर रहे हैं। तो ये अदालत का आज जो फैसला आएगा उसमें ज्यादा ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिस नौयत का और शवाहिद की बुनियाद पर ये फैसला आया है उसमें 1-2 जो अहम मुजरिम है उन्हें फांसी की भी सजा हो सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि दोपहर 2 बजे के बाद जब अदालत का फैसला आता है तो क्या फैसला आता है। चलिए नौशाद, बिल्कुल आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले में मुंबई में CBI की खुसूसी अदालत आज फैसला सुनाएगी। 13 साल बाद CBI की खुसूसी अदालत फैसला सुनाने जा रही है। दिनेश M समेत 16 मुलजमीन पहले ही बरी हो चुके हैं। आज 22 मुलजमीन के सिलसिले में
फैसला आने वाला है। मुलजिमीन में राजस्थान पुलिस के 3 अफसरान भी शामिल हैं। सोहराबुद्दीन शेख का गुजरात के गांधीनगर में गुजरात पुलिस अफसरान ने नवंबर 2005 में इनकाउंटर कर दिया था। पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख को दहशतगर्द करार दिया था। मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन की अहलिया कौसर बी भी हलाक हो गई थी। इनकाउंटर के गवाह तुलसी राम प्रजापति को भी 1 साल के बाद कत्ल कर दिया गया था। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने मरकजी हुकूमत और इंडियन बैंक एसोसिएशन की मुखालफत में हड़ताल की कॉल दी है। आपको बता दें कि 11वें पे स्केल को बिला शर्त लागू करने के मुतालबे को लेकर हड़ताल की जा रही है। 21 और 26 दिसंबर को बैंक मुलाजमीन हड़ताल पर रहेंगे, जबकि 22 दिसंबर को चौथे शनिचर और 23 को हफ्ता होने के सबब बैंक बंद रहेंगे। 24 दिसंबर को एक दिन बैंक खुलने के बाद क्रिसमस डे पर फिर 25 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। इस तरह 5 रोज तक लोगों को कैश की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों में अगर आपका कोई जरूरी काम था और आपने इसे पूरा नहीं किया है तो अब आपको 6 दिनों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस ताल्लुक से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शबाब। अगर आज आपने बैंकों में अपने काम को नहीं निपटाया तो अगले 6 दिन बैंकों में कोई काम नहीं होगा। कल यानी कि 21 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। 22 और 23 दिसंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी है। 24 दिसंबर को बैंक खुलेंगे जरूर, लेकिन मुमकिन है कि वहां पर सार्वजनिक कार्य उतनी तेजी से नहीं होंगे। उसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है और फिर 26 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों की एक और हड़ताल है। यानी कि बैंक अब 27 दिसंबर को खुलेंगे। हालांकि बैंक के आला अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि इन 6 दिनों तक एटीएम में लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए कैश पहले से ही उसमें जमा किया जा रहा है और कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी इन एटीएम पर लगाई जाएगी ताकि जहां पर कैश खत्म हो वहां पर वो ऑफिसर्स पूरी मुमकिन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन अगले 6 दिन बैंकों के बंद होने से लोगों के सामने तमाम मुश्किलें मुंह बाए खड़ी हैं, क्योंकि नए साल के जश्न में यह बैंकों की बंदी आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। मध्य प्रदेश के मुस्लिम नौजवानों ने वज़ीर आला कमलनाथ से अक़लियती तलबा को बैंकों से लोन फराहम करने और मध्य प्रदेश अक़लियती तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह हुकूमत में अक़लियती तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन कायम हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो इस पर ताला लगा दिया गया था। मध्य प्रदेश में तालीम याफ्ता मुस्लिम यूथ के मसाइल और वज़ीर आला कमलनाथ से इनके मुतालबात पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने तालीम याफ्ता मुस्लिम यूथ से बातचीत की। मध्य प्रदेश में नई हुकूमत बन गई है, लेकिन हमें देखते हैं कि यूथ जो है वो अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद नजर आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 2004 से अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन जैसा इदारा भी नहीं है, और अगर बैंकों की बात करें तो वहाँ से लोन भी नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर यूथ हैं जो एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एजुकेशन हासिल किया है। उनसे जानते हैं कि उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज खान है। एजाज, आप क्या कर रहे हैं? मैं MBA कर रहा हूँ, 2nd ईयर। क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है आगे के मुस्तकबिल को लेकर? युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो हम चाहेंगे कि युवाओं को रोजगार मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि माइनॉरिटीज़ को जो है लोन नहीं मिल पाता है। कुछ एरिया जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए, इस कारण चाहेंगे कि लोन मिले। मेरे भी यही सोचना है कि युवाओं जो अभी तक बेरोजगार भटक रहे हैं उनको रोजगार और एजुकेशन के मामले में सबसे पहले नई गवर्नमेंट को, जैसे उन्होंने कर्ज माफ किसानों के लिए रखा है, इसी तरीके से सेकंड प्रायोरिटी उनको यही रखना चाहिए कि कैसे भी युवाओं को रोजगार और उनको एजुकेशन लोन एजुकेशन के लिए उनको ईजी रहे, परेशानी ना आए कुछ भी किसी भी तरह की। इसलिए लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि जब ब्लैक लिस्टेड कर रखा है, जब अपन अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो कहते साहब आप नेगेटिव एरिया में आते हैं, हम आपको लोन दे नहीं सकते। जब लोन नहीं दे पाएंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? देखा जाए तो आज युवाओं के लिए जो है सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, और उसके बाद एजुकेशन को लेके स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है वो थोड़ी बेटर होना चाहिए। स्कॉलरशिप को लेकर भी देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। जो गरीब तबके से जो बच्चे आगे आना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे भी चीज देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है मालियाती अक़लियती कॉरपोरेशन जो है उस जैसा इदारा था, लेकिन वो इदारा भी बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो उसके न होने से किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं?
वो इदारा इस वक्त अल्पसंख्यक के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम जो था, जिससे मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा होता था, वो जो सेंटर से फंडिंग होती थी उससे कुछ गरीब तबके के मुसलमानों को लाभ मिल जाया करता था। और दूसरी बात यह है कि जो ये सरकार थी, अपनी भाजपा सरकार थी, उसने 62 ईयर कर दिए थे, 62 साल कर दिए थे, जिससे क्या हुआ, रोज़गार और कम हो गया। तो मेरा कमलनाथ जी से सुझाव है कि इसको 58 ईयर करें। 58 साल अगर नौकरी कर देंगे तो लोगों के प्रमोशन भी जल्दी होंगे और जगहें खाली होंगी, इससे युवाओं को रोज़गार मिल सकेगा। मेरा सुझाव है ये। अच्छा सुझाव है कि जो है युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और फिर वित्त विकास निगम को जो है दोबारा शुरू किए जाने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि, और यहाँ के जो नौजवानों का मानना है कि जब तक यूथ को जो है बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, तब तक उनका टैलेंट निकलकर सामने नहीं आएगा। और फिर बैंकों को जो है हुकूमतें जो कह देती हैं कि बैंकों की तरफ से उनको लोन मिलेगा, लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो एरियाज जो है जो ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं उसको हटाया जाए, ताकि जो मुस्लिम यूथ है उसको एजुकेशन लोन आसानी से मिल सके। कैमरामैन खेमचंद के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। हुकूमत ने रवा माली साल में निजी शोबे के बैंकों के दोबारा सरमायाकारी के लिए तय रकम 65,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,06,000 रुपए करने की तजवीज़ पेश की है। इसके लिए रवा माली साल के बकिया रकम में शेयर्स के 41,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। कुल मिलाकर मार्च 2019 तक बैंकों में 83,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस ताल्लुक से वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली ने लोकसभा में इमदाद के लिए इजाफी मुतालबे पेश किए। बैंकों के कर्ज देने की सलाहियत बढ़ेगी और कुछ बैंकों को पीसीए से बाहर निकालने में भी मदद मिलेगी। स्वच्छ भारत अभियान मुहिम के तहत दाऊदी बोहरा समाज के सैकड़ों तलबा ने सूरत में ताप्ती नदी में सफाई की। बढ़ती हुई आलूदगी के सबब नदी नालों के करीबी इलाकों में मच्छरों की तादाद बढ़ गई है। स्वच्छता अभियान मुहिम में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात ने अपने आसपास के इलाकों की सफाई पर तवज्जो देने की अवाम से अपील की। हम यहाँ पे जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो अब हमारे सूरत में जो नदी है उस पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कचरा है, तो उसे हमें साफ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये क्लीन इंडिया में हम भी शामिल हो रहे हैं। हम यहाँ पूरे ताप्ती नदी को साफ करने आए हैं क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि क्लीन इंडिया में सब जुड़ने चाहिए। तो हम यहाँ सब बच्चे यहाँ गैदर हुए और ये साफ करने आए हैं। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच की रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी के जरिए की जा रही जांच की रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने मामले की जांच एसआईटी से लेकर सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने से इनकार कर दिया। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को करेगी। कोर्ट ने उनसे कहा कि आप इसमें जवाब दीजिए कि आपने अभी तक क्या किया। ऑर्डर ये किया है कि आप 18 तारीख तक काउंटर एफिडेविट दाखिल कीजिए। 18 तारीख लगे। नोएडा में गैर मुल्की बाशिंदों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने इंकशाफ किया। पुलिस ने फेज 3 कोतवाली इलाके के सेक्टर 63 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की, जहां से 50 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर गैर मुल्की बाशिंदों को निशाना बनाते थे। क्षेत्र फेज 3 में सेक्टर 63 में एक अवैध रूप से चलने वाले कॉल सेंटर की सूचना थी, जिस सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा वहां पर छापेमारी की गई, जिसमें से कि कई लोग वहां पर जो कि ऑपरेटर का काम कर रहे थे और साथ ही साथ वहां जो कॉल सेंटर चलाने वाले कुछ लोग थे उनको कस्टडी में लिया गया है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट में जेलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम तबके के कैदी होने की बात सामने आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के 13 साल बाद भी हालात ज्यों के त्यों हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी जेलों में अक़लियतों, खास तौर पर मुस्लिम तबके के लोगों की तादाद ज्यादा है। सिर्फ दिल्ली के रोनी जेल की बात करें तो यहाँ 30% से ज्यादा अक़लियती तबके के लोग कैद हैं। मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में गुज़िश्ता दिनों ये बात सामने आई थी कि जेलों में अक़लियतों, खासकर मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है। लेकिन अब ताज़ा मामले में
दिल्ली की रोहिणी जेल के आदाद शुमार बताते हैं कि जेल में 30% से ज्यादा अक़लियती तबके के लोग हैं और जिसमें 84% मुसलमान हैं। रोहिणी जेल में कुल 1656 कैदी हैं, जिनमें 510 अक़लियती तबकों से ताल्लुक रखते हैं और इनमें 379 कैदी मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने इन हालात पर तशवीश का इजहार किया है। बादियों नज़र प्राइमा फेसाई जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ न कुछ सिस्टम में गड़बड़ है। एक तो पुलिस के स्टेज पर गड़बड़ है कि पुलिस के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन और पुलिस का जो रवैया है उसकी वजह से ज़्यादा लोग अंदर चले जाते हैं, जो बेचारे कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अच्छे वकील नहीं ला सकते हैं। किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट को या कोई बहुत अच्छा NGO जिस तरह काम करता है उसके ज़रिए स्टडी करा करके फिर ये चीज़ें हम सामने लाएंगे, जो कि जो सारे तिहाड़ के जेल हैं जो ग़ालिबन 19 के करीब हैं, सब जेलों में इसकी स्टडी होगी और उसमें करीब से देखा जाएगा और जिसकी भी वहाँ पर कोई शिकायत होगी तो उसके मुताबिक फिर हम आगे कदम उठाएंगे। और रोहिणी जेल के कुल कैदियों में से 1465 अंडर ट्रायल कैदी हैं, जबकि 191 को सजा हो चुकी है। अक़लियती कैदियों में 335 मुस्लिम कैदियों के केस अंडर ट्रायल हैं और 44 को सजा हो चुकी है। सच्चर कमेटी से वाबस्ता रहे डॉक्टर जफर महमूद कहते हैं कि जब तक रोजगार और इम्तियाजी सलूक जैसे मसले खत्म नहीं होंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। एक वजह तो उसकी ये है कि चूँकि रोजगार नहीं है, रोजगार से महरूम है लोग। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी एक और भी फैक्टर है जिसका कि बड़ा रोल है और वो है तासुब। मतलब किसी अगर मुसलमान ने किया है कुछ तो वो ज़रूर पकड़ा जाएगा और अगर गैर मुस्लिम ने किया है तो ज़रूरी नहीं पकड़ा जाए। दिल्ली में तकरीबन 20% अक़लियतों की आबादी है, जिसमें मुस्लिम आबादी तकरीबन 12.5% है। ऐसे में मुस्लिम तबके के लोगों का जेलों में ज्यादा तनासुब होना सवाल तो जरूर उठाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मुल्क में नोटबंदी और नए नोट मार्केट में आने के बावजूद नकली नोटों का कारोबार थम नहीं रहा है। पहली बार उत्तराखंड में सबसे बड़ी जाली नोट की खेप पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें दिल्ली और रुड़की से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद और एक खातून भी शामिल है। मंशियात के मामले में उत्तराखंड का नाम पहले से ही सुर्खियों में रहा है और अब नोटों के काले कारोबार ने उत्तराखंड पर फिर से दाग लगा दिया है। इंडस्ट्रियल इलाके में रहने वाले मजदूर और कस्बों के बाजार जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह के निशाने पर हैं। पुलिस ने देहरादून के सहसपुर इलाके से एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया जो तकरीबन 1 करोड़ की नकली नोटों को खपाने की तैयारी में था। पुलिस ने इस मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो स्कैनर और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनके द्वारा एक तो ये चूरन लेबल वाला 2000 का नोट जो है लोगों को देकर उनसे करेंसी एक्सचेंज कर ली जाती थी और ये जनरली देहात एरिया में और ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ लोगों को उतना नॉलेज नहीं है। पार्टी से संपर्क में आए थे जो नोट चेंज करने के लिए, जो ये बता रहे थे कि 50,000 में जो है 1.5 लाख नोट दे देते हैं। 50,000 असली नोटों के बदले में 1.5 लाख के नकली नोट दे देते पार्टी को ना। वो पार्टी से संपर्क नहीं हो पाया इनका, उससे पहले ही हमने इन्हें पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस शैतानी गिरोह का शिकार फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और छोटे शहरों के बाजार होते थे। यहाँ पर सासपुर आए थे अभी, मैं सोचा यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, लोगों से मिलने के लिए, तो हम पे माल था, पुलिस ने हमें धर लिया। उत्तराखंड में ये पहला मामला है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जाली नोट पुलिस के हाथ लगी हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुलजिमीन ने जो लाखों के नकली नोट बाजार में उतारे हैं, इसका पता कैसे लगेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट।